तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है वो इतिहास के उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में चल रही है जो हमारे बीपीएससी के द्वारा किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इसी क्रम में हम इस समय जो कर रहे हैं वो हम जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है या जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं, उससे जो है हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चाहे वो बीपीएससी प्री हो, मेंस हो, बिहार पुलिस हो, सीडीपीओ हो या बीपीएससी टीआरई 1 2 3 और जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो वो हो। तो ये आपके लिए जो श्रृंखला चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। तो मैं कहना चाहूँगा वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और जो हमारी हिस्ट्री की क्लासेज हैं और भी जो पिछली क्लासेज हैं और ज्योग्राफी की हैं, साइंस की जो क्लासेज हैं उनकी भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप जो है वो सारी क्लासेज देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, तो आप जुड़ जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे प्रश्न कैसे लगे। और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम वीडियो को लाने का प्रयास करेंगे। तो सेशन का हमारा पहला सवाल है दोस्तों कि न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा है। ये जो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड है ये किसने लिखी है। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। क्या? न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अभी देखिए ये जो हमारा सवाल है वो अभी ताज़ा सवाल है, 17वीं बीपीएससी 2024 में पूछा गया है। देखिए न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड जो है वो अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। एसे ऑफ द गीता, सिंथेसिस ऑफ द योगा, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी उनकी जो है वो अन्य कृतियाँ हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो मैंने आपको कल ही बताया था, हमारी पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि जो पहला अधिवेशन था उसमें जो है वो 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और जो दूसरा अधिवेशन था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 33। ठीक है, तो आप सभी को याद होगा कि 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे में 81 और चौथे में 221 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसीलिए आपका जो है 33 वाला जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि जो 1907 का जो सूरत का विभाजन हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल में जो है कांग्रेस बट गई थी। उसके बाद जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यहाँ पे क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल में फिर से समझौता हो गया था और दोनों लोग साथ आ गए थे। तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि उस जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता जो है वो अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार ने। और इसी अधिवेशन में दोस्तों जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिकाचरण मजूमदार। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1918 में जो मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जो थे सप्रू और जयकर और चिंतामणि जो है वो टूट गए, जिन्होंने गठन किया। अब देखिए मोंटफोर्ड सुधार एक आया था, उस पर कांग्रेस ने अपना रुख अपनाया था और उसके कारण जो है तेज बहादुर सप्रू और जो जयकर और चिंतामणि थे वो अलग हो गए थे और उन्होंने किस एक संगठन का निर्माण किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है। तो इसमें जो है वो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का इन्होंने गठन किया था। ये जो हमारा सवाल है वो 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। देखिए अगस्त 1917 में राज्य के सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की
जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासित संस्थानों के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया और मॉन्टेग्यू ने इन सुधारों पर कार्य करने के लिए तत्कालीन जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ जो है भारत में संवैधानिक सुधार से एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली। अब देखिए, जिससे क्या कहते हैं, मॉन्टफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, तो आप लोग मॉन्टफोर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ही है जो हमारा 1919 में आया था। पार्लियामेंट्री सुधार हमारा कब आया था, तो 1909 में आया था। हमारा अगला सवाल है कि 1922 के गया अधिवेशन या गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो बिहार में है कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं। पहला 1912 में बांकीपुर पटना में, और 1922 में गया में, और 1940 में रामगढ़ में। तो 1922 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है वो चित्तरंजन दास ने की थी, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड अधिवेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चित्तरंजन दास ने की थी, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1922, देखिए फिर से वही 67वीं बीपीएससी में, फिर 65वीं बीपीएससी में आपसे बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब होगा CR दास हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ। आपसे पूछ लिया गया अभी स्कूल टीचर और हेडमास्टर में, तो आप सभी को पता होगा कि कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। जवाब दीजिएगा कि किस कमेटी में अपने, तो कार्यकारिणी कमेटी जो 1937 में बनी थी उसके अंतर्गत इन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई और संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए थे। हमारा जो अगला सवाल है वो है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो आप सभी को पता होगा, अगर आप भूल गए हैं तो मैं बता दूं कि 1938 का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, हरिपुरा में। और इसके बाद जो 1939 का हुआ था त्रिपुरी में, इन दोनों सेशन में जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की थी। तो आपको हरिपुरा लिख दिया जाए तो काफ़ी बच्चे जान जाते हैं, लेकिन 1938 जब लिखा जाता है तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि 1938 और 39 वाली दोनों अधिवेशन में जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की थी। हमारा अगला सवाल है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। अब देखिए 1939 में दोबारा जो है वो त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ वहाँ पे जो है इनको फिर से चुना गया, लेकिन गांधी जी के जो समर्थित उम्मीदवार थे उनका क्या नाम था, तो पट्टाभी सीतारामैया, वो क्या है हार गए। और उसके बाद थोड़ा सा मनमुटाव हुआ जिसके कारण जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने वो इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, इसीलिए जो ए विकल्प है हमारा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1888 में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बड़ा योगदान दिया या बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। तो जो दरभंगा के राजा थे, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये दरभंगा के राजा से, और दरभंगा कहाँ है, बिहार में है, तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दरभंगा के राजा ने जो है वो क्या किया था, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जो है वो बहुत बहुमूल्य भूमिका अदा की थी। अब आपसे उल्टा पूछ सकता है कि दरभंगा के राजा ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा सहायता की थी, तो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन के लिए। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपना गेस लगाएंगे तो आपको पता है कि कांग्रेस का जो 1940 का अधिवेशन हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था और उसके बाद जो है वो सीधा 1946 में हुआ था। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में। और आपका लॉर्ड वेबल जो प्लान था, वेबल प्लान, वो 1945 में 1945 में आया था। तो आप सभी को पता है कि रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद से जो लगातार 6 साल तक है
यही अध्यक्ष रहे थे, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। भारत का विभाजन कब हुआ दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा कि 1947 में जो है भारत का विभाजन हुआ था। और उस टाइम पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी जी थे, जे.बी. कृपलानी। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अब दिल्ली अधिवेशन 1946 में अधिवेशन हुआ, उसमें किसको चुना गया? तो उसमें जो है जे.बी. कृपलानी को चुना गया। और फिर जब 1947 में अधिवेशन हुआ उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद जी को फिर से जो है वो अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। अब वो कौन थे आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए आपका 46वीं बीपीएससी प्री 2003-04 में पूछा गया सवाल है। तो मैं आप सभी को ऐसे प्रश्न करा रहा हूँ जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है के क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं दोस्तों जो वीडियो को देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप तक वीडियो को पहुंचाने के लिए और क्वेश्चनों का संकलन इकट्ठा करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसीलिए जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आपके सामने अधिवेशन दिए गए हैं और वर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जो है पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए थे। तो जो कराची अधिवेशन था 1931 का, उसमें जो है पहली बार जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया था। अगर हम बात करें तो गांधी इरविन समझौता, जो दिल्ली समझौता था, को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित जो है प्रस्ताव रखे थे। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसी अधिवेशन में एक और बात हुई थी, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे। देखिएगा बहुत ही क्या कहते हैं उसको कि बहुत ही दिमाग लगा के बनाया गया क्वेश्चन है ये। अब कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हुआ था कि 1938 में तो वो थे हरिपुरा में, लेकिन 1939 में वो त्रिपुरी में क्या थे, नहीं थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। वो दोनों बार जो है वो अध्यक्ष बने थे। हाँ, उन्होंने 1939 में जो है इस्तीफा जरूर दे दिया था, लेकिन अध्यक्ष वो बने थे, उन्होंने अध्यक्षता करी थी। इसीलिए जो हमारा यहाँ पे विकल्प सही होगा वो हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 1938 और 1939 दोनों में जो है अध्यक्षता की थी। और ये हमारा सीधा क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा। क्या लिखा कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। कांग्रेस के बारे में किस अखबार ने ये चीज़ें लिखी थी? तो द इंडियन मिरर अखबार था, उसने ऐसा लिखा था कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है कांग्रेस और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। ये देखिए ताज़ा क्वेश्चन आपका 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। देखिए पहला क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो आप सभी को पता है कि इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो किस क्षेत्र से आते थे। तो आप सभी को पता होगा कि जो नरमपंथी नेता थे तो वो शहरी क्षेत्र से आते थे। कौन से क्षेत्र से? शहरी क्षेत्र से। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था या उपपंथी नहीं था। तो जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे वो उदारवादी भावना से जो है प्रेरित थे और उदारवादी खेमे से जुड़े हुए थे। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है
वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन कब आया, मतलब जो गर्मपंथी है इनके प्रभाव में कब आया था। तो आप सभी को पता है कि 1906 के बाद से जो है 1907 में क्या हुआ था कि जो है वो सूरत स्प्लिट हो गई थी, और उसके बाद ही क्या हुआ था कि ये ज़्यादा प्रभावित किया था गर्म दल ने, क्योंकि 1906 से ही जो है वो तकरार शुरू हो गई थी। देखिए अगर हम बात करें तो वर्ष 1906 के बाद से भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर जो है वो गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व जो है प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया और तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन थे, तो अरविंदो घोष थे, इसीलिए ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो नरम दलीय नहीं हैं, वो गर्म दलीय हैं, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी असहयोग, राजावामबद्ध आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन, अविधेयक। तो देखिए ये क्या करते थे कि राजावामबद्ध आंदोलन करते थे, मतलब प्रे करते थे और याचिका करते थे और प्रोटेस्ट करते थे। तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धतियाँ जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल एगिगेशन थी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या है कि हम कानून के भीतर रह के ही जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और प्रे करेंगे, इसीलिए जो है कि जो गर्म दल था वो इनसे गुस्सा रहता था। हमारा अगला सवाल है कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर हैं। तो शेरे पंजाब जो है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे वो कब से। ठीक है, कब से जाने लगे वो लोकमान्य तिलक के। देखिए वो जब एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, या उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो देखिए इसमें एक कारण नहीं है, इसमें कई कारण हैं, इसीलिए हमारा जो उपयुक्त में से एक से अधिक है वो हमारा सही हो जाएगा। वो शिक्षक भी थे, लोकप्रिय अखबार भी शुरू किया था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने रैंड मर्डर केस में अभियुक्त भी बनाया गया था उनको। उसके बाद उन्होंने जो है शिवाजी और गणपति उत्सव भी शुरू किया था। तो अनेक अच्छे कार्य किए थे उन्होंने, जिसकी वजह से इन्हें जो है वो लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो बाल गंगाधर तिलक को जो जेल हुई थी 1908 में वो क्या है, 6 साल की जेल हुई थी। अब देखिए अब जेल क्यों हुई थी, तो इनका जो एक न्यूज़ पेपर आता था केसरी को जो इन्होंने कुछ लेख उसमें लिखे थे, और उसके वजह से इन्हें क्या हुआ था, राजद्रोह का मुकदमा लगा के इनको 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। देखिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर क्या हुआ, राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इनको 6 वर्ष के लिए की सज़ा दी गई थी और मांडले जेल म्यांमार भेज दिया गया था। देखिए हमारा अगला टॉपिक है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। हमारा अगला सवाल है कि किस वर्ष वी.डी. सावरकर जो है वो हिंदू महासभा या हिंदू महासंघ के सदस्य निर्वाचित हुए। तो देखिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब देखिए इनमें से थोड़ा क्या है कि हम कह सकते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो 1937 से और 1942 तक का जो है वो जो वी.डी. सावरकर थे वो हिंदू महासंघ के अध्यक्ष थे, और जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा विकल्प ई जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। अब इन्होंने जो है अभिनव भारत नामक संस्था की भी स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो जो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी उसका जो गठन किया था वो विनायक दामोदर सावरकर ने या वी.डी. सावरकर ने किया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि अभिनव भारत से संबंधित कौन थे। तो अभिनव भारत से अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि वी.डी. सावरकर ने
पहले मित्र मेला संगठन बनाया था और मित्र मेला ही आगे चल के जो है वो अभिनव भारत बना था। देखिए स्थापना कब हुई थी? 1904 में। पहले ये मित्र मेला बना था और उसके बाद क्या है, अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए? तो वी डी सावरकर ने जो है वो अभिनव भारत बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो 1908 में जो है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन उसमें कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी जो थी वो गलती से उनकी डेथ हो गई थी। तो 1908 में। अब देखिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और जो खुदीराम बोस थे उनको पकड़कर फांसी दे दी गई थी। देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाली मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि कहाँ पे किया था, तो मुजफ्फरपुर में किया था। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से ककोरी कांड से कौन नहीं सम्मिलित था, या ककोरी कांड में सम्मिलित नहीं था या संबंधित नहीं था? तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खां जो थे ये काकोरी कांड से संबंधित थे, लेकिन जो सूर्यसेन थे वो हमारे किससे हैं? तो चटगांव आर्मरी रेड से इन्होंने छापा मार के चटगांव का जो शस्त्रागार था वो लूट लिया था, तो ये वहाँ से संबंधित हैं। इसीलिए जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये जो है उत्तराखंड PCS 2016 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे या थी? तो देखिए आपका लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ये सभी जो थे वो जिम्मरमैन योजना से संबंधित थे। इसीलिए जो हमारा विकल्प है डी विकल्प उपयुक्त में से एक से अधिक वो सही हो जाएगा, या उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 5 ऑप्शन देता है BPSC और हमेशा मुंह से उपयुक्त में से एक से अधिक ही निकलता है। माफ़ करिएगा दोस्तों, जो हमारा विकल्प डी होगा उपयुक्त सभी वो हमारा सही हो जाएगा। अब अगर बात की जाए जिम्मरमैन योजना की, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मंगाने की योजना जो है वो विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मरमैन योजना का नाम दिया गया। इसमें कौन कौन थे? तो लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से योजना के तहत वर्ष 1915 में बर्लिन कमेटी की स्थापना की थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है, और सेशन का हमारा लास्ट सवाल है, कि 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? आपका 65वीं BPSC प्री में पूछा गया सवाल है री एग्ज़ाम में, और आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी लोग जो है वो ट्राई करिएगा वीडियो का जवाब देने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन जो है वो पसंद आया होगा, और इसी तरह से हम आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते रहेंगे, और आप जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करिए। दोस्तों क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आप NCERT 6 से लेकर 10 तक ज़रूर पढ़िए, अगर आप जूनियर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप TGT PGT का कर रहे हैं तो आपको 6 से लेकर 12वीं तक की जो आपकी संबंधित विषय से जो रिलेटेड है, आपके जैसे आपने जो भी विषय सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड जो है वो आपकी NCERT और SCERT जो है बिहार बोर्ड की, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।